अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम्हारे पास असले का लाइसेंस है? असले का भी और ड्राइविंग का भी, दोनों लाइसेंस हैं, उसने जवाब दिया। मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा क्या? नहीं। वो गड़बड़ा गया और बोला, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जितना पूछूं बस इतना ही मुंह खोलो, मैंने तंबी करने वाले अंदाज में कहा। मुलजिम ने इमदाद तलब नज़र से वकील सफाई की जानिब देखा, लेकिन मैंने वकील मुखालिफ को ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा मस्ताना बुलंद करने की मोहलत नहीं दी और एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम साकिब से पूछ लिया, पुलिस ने जब तुम्हें गिरफ्तार किया तो तुम्हारे पास एक 9mm ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुआ था। तुमने ये गन कहाँ से खरीदी थी? मेरी गन के क्लिप में .38 कैलिबर की बुलेट लोड थी, जबकि मकतूल के जिस्म से बरामद होने वाली गोली का कैलिबर .32 था और वो किसी 7mm माउजर पिस्टल से चलाई गई थी। वो किसी रटे रटाए सबक के मानंद फरफर बोलता चला गया। सिक्योरिटी गार्ड की मौत मेरी गन की गोली से नहीं हुई। मैंने इसे कत्ल नहीं किया। मैंने मुलजिम को बोलने का पूरा मौका फराहम किया, क्योंकि इसकी ज़बान से अदा होने वाले ये तमाम अल्फाज उसी के खिलाफ जाने वाले थे। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि बेखबरी में वो कितनी भयानक गलती कर चुका है। अलबत्ता वकील सफाई ने अपने मुवक्किल की हिमाकत को बखूबी महसूस कर लिया था, लेकिन मैंने इसे लबकुशाई का मौका नहीं दिया और मुलजिम पर चढ़ाई कर दी। तुमने सिक्योरिटी गार्ड फैसल को कत्ल किया है या नहीं, इसका फैसला मोअज़्ज़ज़ अदालत ने करना है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरी नसीहत का तुम पर खाक भी असर नहीं हुआ। और वकील सफाई तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास जो गन है वो तुमने कहाँ से खरीदी? वकील सफाई ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही लुकमा दे डाला। थैंक यू माय डियर, मैंने तंजिया नज़र से डिफेंस की तरफ देखा। मैं आपके इस दोस्ताना ताउन को हमेशा याद रखूँगा। मैंने ये पिस्टल कहीं से नहीं खरीदा था, मुलजिम ने जल्दी से कहा। वो तो डैडी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। माशा अल्लाह, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। लगता है कि तुम्हारे डैडी पर भी एक केस फाइल करना पड़ेगा। जज ने आंखें फाड़कर दिलचस्प नज़र से मुझे देखा और पुरशौक अंदाज में पूछा, बेग साहब, एक बाप ने अपने बेटे को तोहफे में गन दी, बेटा अपने पास गन का लाइसेंस रखता है, फिर बाप के इस अमल में ऐसी कौन सी कानून शिकनी छुपी हुई है कि आप इस पर केस फाइल करने की बात कर रहे हैं? दाद बख्श ने ये सवाल करके मेरी मनसूबाबंदी की अमल पैराई को आसान बना दिया था। मैंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बावाज़ बुलंद कहा, जनाब अली, मसला किसी गन के तोहफे में दिए जाने का नहीं है। असल इशू 9mm ग्लॉक पिस्टल का है। बेग साहब, आपने जिस इशू का जिक्र किया है, ज़रा इसकी वजाहत भी कर दें। जज ने इस मामला पिस्टल में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, जनाब अली, 9mm ग्लॉक इस वक़ुआ पर 1 या 1.5 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया की एक असलसाज कंपनी ने तैयार की है। मैंने पुरएतमाद अंदाज में वजाहत करते हुए बताया, अभी तक सिविलियन के लिए इस परफेक्ट हैंड गन को मार्केट नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया की मज़कूरा असलसाज कंपनी ये गन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले चुनिंदा इदारों और मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों ही को सप्लाई कर रही है। किसी सिविलियन के पास 9mm ग्लॉक पिस्टल की मौजूदगी एक संगीन जुर्म है। ये गन रखने और बेचने वाले दोनों अफराद के लिए। दैट्स माई पॉइंट योर ऑनर। आजकल यानी 2020 ईस्वी में मज़कूरा वाला गन लाइसेंस याफ्ता सिविलियन भी खरीद सकते हैं। यूरोप की मार्केट में ये 9mm ग्लॉक पिस्टल 600 से 800 यूरो में मिल जाती है। मैं बताता हूँ। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर मुलजिम ने इज़्तिरारी लहजे में कहा, डैडी अक्सर फ़ॉरेन कंटेनर्स के टूर करते रहते हैं। ऐसे ही यूरोपीय मुल्क के एक दौरे में डैडी अपने एक दोस्त मिस्टर स्मिथ के पास ये गन देखकर मचल गए थे और उन्होंने गन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी। जवाब में मिस्टर स्मिथ ने ये गन डैडी को गिफ्ट कर दी और फिर ये मेरे पास आ गई। कैडी खान के खिलाफ कोई केस फाइल करने से पहले आपको मिस्टर स्मिथ के खिलाफ यूरोप की किसी अदालत में भी एक केस ठोकना पड़ेगा, मेरे फाजिल दोस्त, वकील सफाई ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी में यूरोप जाना पड़ गया तो इस केस का क्या होगा? आप फोकट में मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो मेरे फाजिल दोस्त।
मैंने बैग में से अपना पासपोर्ट निकालकर वकील सफाई के सामने खोलते हुए तंजिया लहजे में कहा, आप देख सकते हैं, मेरे पास यूरोप के 3 अहम ममालिक का विजिट वीज़ा अभी तक वैलिड है। मैं किसी भी वक्त फुर से उड़ सकता हूँ। फिर मैंने हाथ से जहाज़ के उड़ने की अदाकारी भी कर दी और नहायत ही सनसनीखेज लहजे में दरियाफ्त इजाफा किया, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि मैं इस केस का इस्तेसाल करके ही कराची से बाहर कहीं जाने के बारे में सोचूंगा। मेरे इस अंदाज़े तकल्लुम ने वकील सफाई के खून को उठा कर रख दिया था। वो कहरबार नज़र से मुझे घूर कर रह गया, ताहम मुंह से कुछ नहीं बोला। मैं मुलजिम की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपनी जिरह के जाल को समेटते हुए पूछा, तुम्हें अपने पास गन रखने का महज शौक ही है या वाक़ईतन इसकी ज़रूरत भी महसूस करते हो? हथियार तो मर्द का ज़ेवर है वकील साहब, उसने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। मेरे शौक और ज़रूरत को आप एक ही पेज पर समझ लें। आपको तो मालूम ही है कि आजकल अगवा बराए तावान की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन हालात में इंसान घर के अंदर बंद होकर तो नहीं बैठ सकता। हर मुतमव्विल शख्स को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास कोई ना कोई वेपन रखना ही पड़ता है। हाँ, ये तो है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर इसकी हेज मदानी के गुब्बारे में हवा भरते हुए इस्तफसार किया, इसका मतलब है कि तुम्हारा निशाना तो कमाल का होगा। ऐसा वैसा कमाल का वकील साहब? वो फूल कर कुप्पा हो गया। फिर बड़े फ़ख्र से बताने लगा, मैंने एक शूटिंग क्लब से फायरिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली है। मैं अपनी गन के पूरे क्लिप को टारगेट बोर्ड के सेंट्रल सर्कल में खाली कर सकता हूँ, यानी 15 के 15 राउंड्स आइडियल पॉइंट पर। बहुत खूब, मैंने आंखें फैलाकर सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा और गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, फिर वकुआ के रोज़ ऐसा क्या हुआ कि तुम महज 2 इंच का फासला भी मुतय्यन न कर सके, न मेंटेन कर सके, और तुम्हारी चलाई हुई गोली मकतूल के बाएं पहलू के करीब से गुजरने के बजाय उसके दिल में पेवस्त हो गई? इस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, लेकिन फ़ौरन ही उसे अपनी हैंगमैन मिस्टेक का एहसास हो गया और अपनी अधूरी बात को बड़ी चालाकी से मुकम्मल करते हुए लुकनतज़दा लहजे में बोला, मेरा मतलब है कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो इनकी इस हरकत पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने इसी गुस्से में इन्हें गालियाँ भी दे डाली थीं। बात ख़त्म करके मुलजिम ने मतोहिश अंदाज में वकील सफाई की तरफ देखा। मैंने मुलजिम की निगाह का ताक़ुब किया और डिफेंस के चेहरे पर मुझे गदर मचा हुआ दिखाई दिया। यूँ महसूस हो रहा था जैसे मुलजिम की ज़बान की लग़ज़िश ने इसकी अब तक की मेहनत की पीठ में पेश कब्ज़ घोंप दिया हो। मैंने वकील मुखालिफ की कैफियत से महजूज होते हुए बहुज्जत भरी नज़र से उसे देखा, फिर मुलजिम की तरफ मुतवज्जा होते हुए दो टोक अल्फाज में कहा, इस कमरा अदालत में बोलने वाले किसी शख्स की कौन सी बात का क्या मतलब और मायने है? इस बात का हक सिर्फ और सिर्फ मुअज़्ज़िज़ अदालत को हासिल है। फिर मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर, मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। जज ने दीवारगीर क्लॉक की तरफ देखने के बाद मुझसे कहा, अब आप पहले नौरीन को गवाही के लिए पेश करें या सादिक अली को, किसको करेंगे? इस रोज़ अदालत में हमारे सिवा और कोई केस नहीं लगा हुआ था, लिहाजा आज का पूरा दिन हमारे ही लिए था, जिसमें से अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था और अब महज 2 घंटे ही बचे थे। नौरीन इस केस के इब्तिदाई मरहले पर गवाही देने आई थी, लेकिन इसके बाद वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मंजर से गायब हो गई थी। मैंने जज के इस्तफसार के जवाब में कहा, अगर वो खुद को रुपोश ना करती तो या तो इसे भी सादिक अली, फैज़ान और अंधे फ़कीर की तरह अपने बयान से मुनहरिफ होना पड़ता, और या फिर लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक मायना ख़ेज़ बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, नौरीन एक दुखी और बेबस लड़की है जनाब आली, वो डिफेंस के किसी दबाव का मुकाबला कर सकती है और ना ही इसमें अज़ियतनाक जबर को बर्दाश्त करने की सकत है। मैंने बड़ी कोशिश के बाद उसे ढूंढ निकाला है, इस वक्त वो मेरी कस्टडी में है। मैंने उसके हर नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर रखा है। मैं पहले नौरीन को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा ताकि डिफेंस के इस मफरूज़े को बातिल किया जा सके कि नौरीन झूठी थी, इसलिए वो किसी बिल में दुबक कर बैठ गई है। मैं इस पर कोई लंबी चौड़ी जिरह का इरादा नहीं रखता, इसकी गवाही से बस मुअज़्ज़िज़ अदालत का रिकॉर्ड पे लाना मकसूद है कि मैंने थोड़ी देर पहले नौरीन की ज़ात के हवाले से मुलजिम से जो सवालात किए हैं, इनकी एक अहमियत है।
नौरीन एक जीता जागता किरदार है। इसने अब तक अनगिनत मुश्किलात उठाई हैं। इस दौरान में उसकी बीमार वालिदा का भी इंतकाल हो गया है। अब इस दुनिया में नौरीन का कोई भी नहीं है। इस केस का फैसला आने तक मैंने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। इसके बाद अल्लाह इसका हामी व नासिर। इसके बाद मैंने नौरीन को अदालत में पेश कर दिया। आइंदा 15 मिनट में उसने अपने हिस्से का किरदार बखूबी निभा दिया। इस दौरान में वकील सफाई ने भी उससे चंद चुभते हुए सवालात किए, लेकिन नौरीन ने बुर्दबारी से बड़े मुदल्लिल जवाब दिए। मैंने ये कहते हुए नौरीन को अदालत से रुखसत कर दिया कि जनाब आला, ये ज़ेर समाअत केस के सिलसिले में आइंदा भी अगर किसी मरहले पर नौरीन की गवाही की ज़रूरत पेश आई तो इसे अदालत में हाजिर करना मेरी जिम्मेदारी है। नौरीन के जाने के बाद मकतूल फैसल के साथी सिक्योरिटी गार्ड सादिक अली को विटनेस बॉक्स में पहुंचा दिया गया। ये वो गवाहान थे जो इससे पहले भी अदालत में हल्फिया बयान दे चुके थे। अब की बार इन्हें मेरी फरमाइश पर दोबारा बुलाया गया था ताकि मैं अपने इस दावे को सच्चा करके दिखा सकूं कि इस केस का हुलिया बिगाड़ने के लिए डिफेंस ने अंदर खाना बड़ा गड़बड़ घोटाला किया है। सादिक अली की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो माइल बफर भी बदन का मालिक, एक मियाना कद और आमसी शक्ल सूरत वाला शख्स था। मैंने विटनेस बॉक्स के नज़दीक जाकर गवाह से पूछा, क्या ये सच है कि वक़ुआ से चंद रोज़ पहले ही आपको और मकतूल फैसल को इस बैंक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए मुलाजिम रखा था? जी ये दुरुस्त है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आपकी ड्यूटी बैंक के अंदर की सिक्योरिटी को देखने की थी और मकतूल को बैंक के दाखिली दरवाजे पर तैनात किया गया था। जी, उसने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मकतूल को इस काम की 1500 तनख्वाह देना तय पाया था। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, आपसे कितनी तनख्वाह का वादा किया गया था? फैसल के बराबर यानी 1500। आप ये तो मानेंगे ही कि ये तनख्वाह आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तनख्वाह थी, मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा। आपको इस वक्त तक सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करते हुए कमोबेश 10 साल हो गए थे और इस बैंक वाली नौकरी से पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 1300 रुपये उठाई थी। आपने तो मेरे बारे में अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है वकील साहब। वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए बोला। करना पड़ता है सादिक साहब, मैंने कहा। यह वकालत का पेशा इतना आसान और सीधा साधा नहीं है जितना लोग समझते हैं। एक वकील को, चाहे वो वकील इस्तगासा हो या वकील सफाई, तमाम गवाहों और मुल्जिम के बारे में खोज खोज कर मालूमात इकट्ठा करना पड़ती हैं। अचानक मैंने गर्दन घुमाकर वकील सफाई की तरफ देखा, फिर दोस्ताना अंदाज में इस्तफसार किया, मेरे फाजिल दोस्त, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आपकी बात 16 आने दुरुस्त है, वो आम से लहजे में बोला। इस खिलाफ तवक्के तायद के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे हरीफ, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। मैंने बचपन में इत्तेफाक में बरकत है वाली कहानी सुनी थी और इस कहानी पर 100% यकीन भी रखता हूँ। क्या आपने भी वो कहानी सुन रखी है? कौन सी? वो गैर इरादी तौर पर मेरी बात में दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछने लगा। जिसमें एक किसान के 4 बेटे होते हैं जो हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। आप दुरुस्त जगह पर पहुँचे हैं। मैंने तारीफी नज़र से वकील सफाई की तरफ देखा और पुरमाइनी अंदाज में इजाफा किया। अगर इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से इत्तेफाक करते रहे तो हमारी ये पॉलिसी हम दोनों के अलावा इस केस के हक में भी खासी मुफीद साबित होगी। मैंने इस नौइयत की गुंजलक बात महज वकील सफाई को ज़हनी तौर पर उलझाने की गर्ज से की थी और मुझे अपने मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल हुई थी। मैंने डिफेंस के चेहरे और आंखों में ऐसे तासुरात नमूदार होते देखे जैसे उसके पल्ले कुछ भी ना पड़ा हो। मैं इसे छोड़कर गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन कबल इसके कि मैं से अगला सवाल करता उसने पूछ लिया, वकील साहब, आप मेरे बारे में और क्या क्या जानते हैं? यही कि उन दिनों आपकी रिहाइश कोरंगी 100 क्वार्टर्स के इलाके में थी और आप किराए के एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। मैंने सादिक अली पर हैरतों के पहाड़ उलटते हुए कहा। आप एक शादीशुदा इंसान हैं और आपके 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह महीने की 20 तारीख से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। इसके बाद कर्ज उधार पर गुजारा करना पड़ता था। इसी माशी तंगी के बाद फौजिया से आपका अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। आपकी बीवी फौजिया कम आमदनी के हवाले से आपको उठते बैठते ताने देती रहती थी। मतलब कहानी घर घर की। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में देखा, फिर तीखे लहजे में कहा, मगर अब वक्त बदल चुका है।
गुज़िश्ता साल 13 अक्टूबर वाले अफसोसनाक वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ इनकलाब बर्पा कर दिया था। आजकल आप गार्डन वेस्ट के इलाके में एक मुनासिब फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को आपने खैर बात कहकर सोल्जर बाज़ार में अपनी दुकान कर ली है, जहां आप लोगों को आसान इकसात पर घरेलू इस्तेमाल का सामान मसलन टीवी, फ्रिज, गीज़र, सिलाई मशीन और एयर कंडीशनर वगैरह मुहैया करते हैं। गोया रावी, चनाब, झेलम, सतलज और सिंध सब मिलकर आपके लिए चैन ही चैन लिख रहे हैं। आपके इर्द गिर्द दूध और शहद के दरिया मौजज़न हैं। अरे बाप रे बाप, वो हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ बोला। आपने तो मेरी ज़िंदगी का नक्शा खींच डाला है। मैं तो आपकी रूह खींचने का इरादा भी रखता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर खासे खतरनाक लहजे में कहा। कब? क्या मतलब है आपका? वो गड़बड़ा कर रह गया। मैंने फौरन से पेशतर आपसे तुम पर छलांग लगाई और गवाह की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी तफरीह है तबाह का। मैंने शाफी बंदोबस्त कर डाला। अब काम की बात करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक आपको क्या हो गया है। वो परेशान नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने मुझे शिश्त पर क्यों रख लिया है? तुम्हारी समझ इसलिए जंग आलूद हो गई है सादिक अली कि तुमने अपने नाम का पालन नहीं किया। तुम इसमें बामुसम्मा नहीं हो। मैंने जहरखंद लहजे में कहा। वो सच्चे थे यानी सादिक अली थे और तुम सरापा दरोग गोई हो। अव्वल दर्जे के झूठे, मफाद परस्त और घटिया इंसान। मम, मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? वो बरहमी से बोला। जनाब आली, मुझे वकील इस्तगासा की जिरह के अंदाज पर शदीद रोयत का एतराज़ है, डिफेंस ने एहतजाजी लहजे में कहा। मोजिज़ गवाह के लिए वो जिस किस्म की आमियाना ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अदालती आदाब व अखलाकियात के सरासर मनाफी है। अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि वकील मौसूफ को तहजीबी हुदूद में रहने की ताकीद की जाए। जज ने मेरी जिरह को बड़े एहतमाम से सुना था, लिहाजा वकील सफाई के एतराज़ के जवाब में उसने मुझसे पूछा, बेग साहब, आपने गवाह सादिक अली को बड़े वाज़ेह अंदाज में दरोगो कहा है। क्या आप अदालत में साबित कर सकते हैं कि गवाह एक झूठा इंसान है और उसकी गवाही किसी भी लिहाज से मोतबर नहीं? जनाब अली, हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? मैंने एतमाद से भरपूर लहजे में कहा। मैं अभी इस अदालत में साबित करके दिखा दूंगा कि ये गवाह न सिर्फ दरोग को है बल्कि ज़ेर समात केस की शक्ल को मस्क करने में इसने भी अपना हिस्सा डालकर बहती गंगा में महज हाथ नहीं धोए बल्कि मुकम्मल स्नान किया है। आप अपनी जिरह जारी रखें, जज ने हतमी अंदाज में कहा। सादिक अली, मैंने गवाह को मुखातिब करते हुए सख्त लहजे में पूछा, वकुआ के रोज़ बैंक के बाहर होने वाली अफरा तफरी की वजह से तुम भी बैंक से निकल आए थे। तुम्हारे साथी सिक्योरिटी गार्ड मकतूल फैसल को तुम्हारी आंखों के सामने शूट किया गया था। तुमने जाए वकुआ पर पुलिस को बयान देते हुए बड़े पुरवसूख अल्फाज में बताया था कि तुमने मुलजिम को मकतूल पर गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन बादअज़ां तुमने अदालत में अपना बयान बदल डाला। इस इनहराफ का सबब क्या था? ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो अपने आप को पुरएतमाद जाहिर करते हुए बोला। मेरा बयान जो शुरू में था वही अब भी है कि मेरी ड्यूटी बैंक के अंदरूनी हिस्से में थी। मुझे अंदर की सिक्योरिटी पर कड़ी निगाह रखना थी। जब तक बैंक का कोई जिम्मेदार शख्स मुझे ऑर्डर नहीं देता मैं बैंक के बाहर कदम भी नहीं रख सकता था। जब ये वाक़या पेश आया तो मैं बैंक के अंदर अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मैं बैंक के बाहर जाए वारदात पर बिल्कुल नहीं गया। मुझे तो इस सानिया के बारे में बाद में दूसरे लोगों से पता चला था। और वो जो तुमने जाए वकुआ पर पुलिस को बताया था कि मुलजिम ने तुम्हारे सामने मकतूल के सीने में गोली मारी थी, मैंने सपाट आवाज़ में पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये बयान पुलिस ने अपनी मर्जी ही से लिख लिया था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब इशारा करते हुए खासे तल्ख अंदाज में बोला। हमारी पुलिस तो ऐसे कामों के लिए बहुत मशहूर है। मुजरिमों को छोड़ना और बेगुनाहों को तंग करना तो इनका वतीरा है। मैंने आइयों की तरफ रुख फेरते हुए सबकी निगाह बचाकर उसे आंख मारी, फिर मसनूई खफगी का इजहार करते हुए बावाज़ बुलंद कहा, देख लो ऑफिसर, पब्लिक के अंदर तुम लोगों का कैसा इमेज है। अगर पुलिस ने अपना चाल चलन दुरुस्त ना किया तो हमें इसी तरह अवाम के सामने आए रोज़ हजीमत उठाना पड़ेगी। आइयो आफ्ताब ने मेरी आर्टिफिशियल लताड़ के जवाब में ज़बान से एक लफ्ज़ अदा न किया और नदामत भरे अंदाज में गर्दन झुका ली। मैंने गवाह की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, तुमने 10 साल तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, फिर अचानक ये सब छोड़ छाड़ कर दुकानदारी का ख्याल कैसे आ गया? मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में तुमने
कुरंगी 100 क्वार्टर से गार्डन वेस्ट शिफ्टिंग की है और इन्हीं दिनों तुमने सोल्जर बाजार में दुकान भी खोली थी। क्या मेरी ये मालूमात दुरुस्त हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बाकी दुकानदारी वाला आइडिया फोजिया का था। वो मेरी सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी से खुश नहीं थी। एक तो इस काम में तनख्वाह बहुत कम होती है, दूसरे हर लम्हा जान को खतरात लाहक रहते हैं। फैसल वाले वाकये के बाद तो फोजिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मुझे कसम दी कि मैं सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब हमेशा के लिए छोड़कर कोई ढंग का काम करूं, जिसमें आमदनी ज़्यादा हो, जान भी महफूज रहे। बस फिर मैंने फौजिया की ख्वाहिश पूरी कर दी और अब तुम आसूदा हाल हो। जी, अल्लाह का शुक्र है। तुमने ढंग का काम तो ज़रूर किया, मगर इसे ढंग से नहीं कर पाए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तेज लहजे में कहा। इस वक्त तुम्हारी सोल्जर बाजार वाली शॉप में कम से कम 5 लाख का सामान पड़ा हुआ है। क्या तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करोगे कि इस रोज़ अफजू तरक्की के लिए तुमने कौन सा तिलिस्मी चिराग रगड़ा है? पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं ये पूछना और मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के वस्त में तुम्हारी माली हालत ऐसी थी कि तुम वक्त पर अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाते थे। तुम्हारी तनख्वाह 15 से 20 तारीख तक उड़न छू हो जाती थी। तुम कई लोगों के साथ दाद और रस्त के रिश्ते में भी बंधे हुए थे। मैंने इसके दिमाग के कीड़े झाड़ने की कोशिश करते हुए कहा। फिर 1-1.5 माह के बाद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा माशी इनकलाब आ गया कि तुम पहले से दुगना किराए वाली रहायशगाह में मुंतकिल हो गए और तुमने लाखों का ज़ाती कारोबार भी शुरू कर दिया। मेरी बात कानों के रास्ते तुम्हारे भेजे में उतर रही है या मुझे इस काम के लिए ड्रिल मशीन मंगवाना पड़ेगी ताकि तुम्हारी खोपड़ी में सुराख करके कैफ के जरिए ये मकसद पूरा किया जाए? मैंने सिर्फ 2 लाख की रकम से ये कारोबार शुरू किया था, वो थूक निकलते हुए बोला। फिर अल्लाह ने मेरे काम में बरकत डाल दी और इस वक्त मेरे दुकान में 5 नहीं 8 लाख का सामान मौजूद है। आखिरी जुमला उसने बड़े फखरी अंदाज में अदा किया था, लेकिन मैं चूंकि उसकी हजामत बनाने का पक्का इरादा कर चुका था, इसलिए मैंने इसके फखर को जूते की नोक पर मारा और सनसनाते हुए लहजे में कहा, अल्लाह की बरकत और रहमत से तो इनकार मुमकिन नहीं, क्योंकि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने कड़ी नज़र से इसे घूरा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए पूछा, वो इब्तिदाई 2 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए थे? अदालत ये कहानी सुनने के मूड में हरगिज़ नहीं है कि वो तुम्हारी बरसों की सेविंग थी, जैसे कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुमने पैसा पैसा जोड़कर 2 लाख रुपए जमा कर लिए थे। मैं तुम्हारी ज़ुबान से इस बख्शिंदा का नाम सुनना चाहता हूँ जिसने तुम्हारी किसी खिदमत के सिले में तुम्हें 2 लाख रुपए अता किए थे। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो खुद को मझधार में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, लेकिन वो मेरी तवक्को से ज़्यादा मजबूत आसाब का मालिक साबित हुआ। दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया और मुझसे बोला, वकील साहब, क्या आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? मैं किस्मत और किस्मत लिखने वाले दोनों पर बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ। मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे घूरा, फिर पूछा, क्या तुम मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये तो बताने वाले नहीं हो कि एक रोज़ तुम सुबह की सैर के लिए पार्क में गए तो वहाँ तुम्हें एक बड़ा पैकेट पड़ा हुआ मिला था? जब तुमने इस पैकेट को खोल कर देखा तो उसके अंदर पूरे 2 लाख रुपए के करेंसी नोट रखे हुए थे। नहीं जनाब, आप सुने तो, वो एक ख़ास अंदाज में अपने दोनों हाथों को हरकत देते हुए बोला। मैंने सख्त लहजे में कहा, हाँ सुनाओ, मगर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, मेरा इनामी बॉन्ड लगा था। मैं इस बेवकूफ़ से नज़र आने वाले अय्यार शख्स की मक्कारी पर दिल ही दिल में अश्कर उठा, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। 2 लाख का प्राइस बॉन्ड? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। जी जी, वो मकैनिकी अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए जल्दी से बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त मार्केट में ऐसा कोई बॉन्ड मौजूद नहीं था जिस पर कोई 2 लाख का इनाम हो, मगर मैं अपनी इन मालूमात की बिना पर खुद को कोई बुलंदोबांग दावा करने की पोजीशन में नहीं समझता था, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी। लिहाजा मैंने सादिक अली से इसके बॉन्ड की मालियत के हवाले से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि एक दूसरे जाविये से उसे घेरने की कोशिश की। तुम तो वाकई बहुत लकी हो, मैंने तौसीफी अंदाज में कहा। फिर पूछा, तुमने लगने वाले इस इनामी बॉन्ड को कहाँ से कैश कराया था? ज़ाहिर है मैं अपने बॉन्ड्स को कैश कराने सीधा स्टेट बैंक गया था, उसने खुद को बड़ा आकिल और बालिग साबित करने की कोशिश करते हुए बताया। वैसे तो ओपन मार्केट में भी इनामी बॉन्ड का धंधा करने वालों से लगा हुआ
बॉन्ड पेश कराया जा सकता है, लेकिन मैंने ये गलती नहीं की और कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए स्टेट बैंक के प्राइस बोर्ड काउंटर से अपना बॉन्ड कैश करा लिया। ये तुमने वाकईतन एक ढंग का काम किया था। अब तो आपको यकीन आ गया है ना कि मेरे पास वो 2 लाख रुपए कहाँ से आए थे? उसने बड़े रिलैक्स अंदाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने पूरी सफाकी के साथ नफ़ी में गर्दन हिला दी। वो ये सोचकर खुश हो गया था कि उसकी पेश करदा मन घड़त शराहो बस्त ने मुझे मुतासिर किया होगा, लेकिन मेरे साफ इनकार ने इसे मुश्किल में डाल दिया। सरसराती हुई आवाज़ में इसने मुझसे पूछा, क्या मतलब है आपका? सिर्फ मेरे यकीन कर लेने से बात नहीं बनेगी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मेरे साथ ही अदालत का मुतमईन होना भी ज़रूरी है और हम दोनों के इत्मीनान के लिए तुम पर लाजिम है कि अपनी बात की सच्चाई का सबूत मुहैया करो। कैसा सबूत? उसने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। जब कोई लगा हुआ इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक के मखसूस डिपार्टमेंट से कैश कराया जाता है तो बैंक वाले मज़कूरा बॉन्ड के पीछे मोहर लगाकर वापस कर देते हैं। इसके साथ ही वो पक्की रसीद भी जारी करते हैं जिसमें बॉन्ड की मालियत, उसका सीरियल नंबर, इनाम की रकम, मबे तारीख दर्ज होती है ताकि इनाम की रकम को कानूनी हैसियत हासिल हो जाए, क्योंकि लीगल मनी को खर्च करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गुस्सीली नज़र से उसे घुड़का, फिर बेहद संगीन लहजे में पूछा, क्या तुम वो लगा हुआ मोहरशुदा इनामी बॉन्ड और इनामी रकम की वसूली रसीद बतौर सबूत मोअज़्ज़ज़ अदालत को दिखा सकते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील सफाई ने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा। इस वक्त फैसल मर्डर केस ज़ेर समाअत है और मेरे फाजिल दोस्त गवाह की आमदन के गोशवारों को खोलकर बैठ गए हैं। क्या वकील इस्तग़ासा इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि ये कोई इनकम टैक्स का केस नहीं है?